गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मयंक। थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन करेंगे? जरा वीडियो ऑन करना पड़ेगा भाई आपको। सर, हाँ थैंक बोलिए। यू वेरी मच सर, कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। मैं अपने समस्त साथियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मतलब आपका इतना बिजी शेड्यूल्स में से आपने संडे का दिन निकाला और हम लोग के लिए किया। मैं साथियों को भी बताना चाहूंगा कि सर जो है एक बहुत लंबा अनुभव है, शायद हम लोगों की उम्र से भी कहीं ज्यादा, जो बैंकिंग परीक्षाओं स्पेशली प्रमोशन की तैयारी करवा रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन में कई सारे हमारे साथी प्रमोशन ले चुके हैं। हमारे कई साथी जो वर्तमान में बैंक में वो स्टिल सर के स्टूडेंट रहे हैं। साथ में सर के माध्यम से हमारे जो पाखड़ी सर हैं दुर्ग में, उनके माध्यम से सर से चर्चा हुई और सर से निवेदन सर ने हमारा स्वीकार किया। तो सर की जो क्लास होगी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने स्पेशली, जैसा कि हमको पता है, हमारे यहाँ स्किल 3 से 4 के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता है। मैंने कई सीनियर से भी इसमें रिक्वेस्ट की कि भले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता है, बट ये 3 घंटे का जो सेशन है सर का, उसको आप मस्ट अटेंड करें, जो कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी बहुत ही फायदेमंद होगा। सर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप 3 घंटे हम लोग को दें। और मेरे सारे साथी अभी तक मैं देख पा रहा हूँ तो 85 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि ये लगभग मेरे हिसाब से 150 से 200 के आसपास लोग होना चाहिए, जो शायद कुछ 5 या 10 मिनट में ज्वाइन कर लेंगे। तो आपके मार्गदर्शन हेतु सर बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक रुकिए जरा, आप मैं मेरे साथियों को ये बात बता दूं। इस हाँ जीवन में मेरा नाम साथियों AK गुप्ता हुआ। 28 साल बैंक में नौकरी की है और चीफ मैनेजर के रूप में बैंक से 47 की एज में स्वेच्छा से बैंक छोड़ा। और उस दौरान में 28 ईयर्स की सर्विस में हमने वो समय देखा हुआ है एसोसिएशंस का और यूनियंस का, जब एक आवाज पे लोग सड़कों पर उतर आया करते थे। हमारे जमाने में सवाल जवाब नहीं हुआ करते थे। वर्कर जो थे, जैसे मैं भी वर्कर था जब बैंक ज्वाइन किया, तो हम किसी से सवाल जवाब नहीं करते थे कि आज ये क्यों किया जा रहा है। बस किया जा रहा है सो किया जा रहा है, ऊपर से आदेश आ गया तो अब अपने को जुट जाना है। और उसी के चलते उस जमाने के अंदर सेटलमेंट इत्यादि ले पाए थे हम लोग। और उस जमाने में ये वाली बातें नहीं थी जो आजकल आप लोग कर रहे हैं। मैं इन साथी का निश्चित रूप से इस बात की सराहना करूंगा कि उन्होंने एक साथियों के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए ये लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इससे पहले भी वो 3 दिन जो है, बड़े अच्छे साथियों से आपका एक तरीके से अनेक विषयों पर आपको एजुकेशन वो करा चुके हैं। तो ऐसे सब साथियों के लिए हमारे मन में साधुवाद की भावना रहती है कि जो साथी सिवाय इसके, ये नहीं होता एसोसिएशन का मतलब कि 24 घंटे मैनेजमेंट के साथ गुत्थम गुत्थी रखी जाए। असली उद्देश्य तो है कि अपने साथियों का किस प्रकार से उनको आगे से आगे बढ़ाया जाए। और इसी कड़ी के अंदर जब मुझे कहा गया तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा नेक काम आप कर रहे हैं। और मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, बहुत अच्छा, देखिए मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, साथी बहुत अच्छे हैं। और हमसे भी कुछ बातें कही गई। ये प्रोग्राम साधारणतः 100 साथियों के लिए होता है, तो चूंकि हमको 100 से ज्यादा की संभावना थी, तो हमने उसके चलते हमने 500 का पैकेज कल ही इसको किया कि भाई कोई बात नहीं है, साथी जो आए तो छूटे नहीं कोई भी साथी, ये ध्यान रखा जाए। और मुझे जो बताया गया है, मैं मयंक के सामने बैठे ही बात कह देता हूँ। मुझे बताया गया है कि भाई आप NPA के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आप रिकवरी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी चर्चा हो चुकी है। हम जो इस सेशन में 3 घंटे के सेशन में प्रयास करेंगे मेरे साथियों, मैंने एक स्कीम बनाई है अपने हिसाब से, अंशुल जी से सलाह करके बनाई है कि भाई जनरल बैंकिंग में जो प्रमुख सवाल है वो काफी हद तक करवा दिए जाए, एक बात। और दूसरी बात एक रेशो एनालिसिस का थोड़ा सा टॉपिक चर्चा की जाए। आपके यहाँ इतने ज्यादा सवाल नहीं आते हैं,
तो उसके भी जो सवाल आते रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। और इसके साथ अगर कोई और बात मयंक है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। सर मैं एक अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि जैसे सर का पूरा जो सेशन चलेगा, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर की जो एक फ्रीक्वेंसी रहेगी, सर क्लास के एंड में आपको एक 10 15 20 मिनट का ओपन सेशन देंगे। सभी से निवेदन है कि कोई भी डाउट जो है वो सेशन में ही क्लियर करें, बीच क्लास में इंटरप्शन ना करें, नहीं तो सर थोड़ा सा फ्लो पकड़ता है, थोड़ा सा जो टाइम मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा जाता बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। अंशु जी जरा 2 मिनट आप भी जरा सा थोड़ी अपने मन की बात तो अवश्य कह दें। कम से कम गुड विशेष दे दें। ये बैंक बड़ा एक शानदार जगह का बैंक है, छत्तीसगढ़ का बैंक है, बहुत ही शानदार स्टेट है ये। नमस्कार साथियों। सो ये जो क्लास आज की जा रही है, ये हमारे यूनियन के जो साथी हैं मयंक, इनका स्पेशल इनिशिएटिव है। और मैं सिर्फ एक ही बात शेयर करना चाहूंगा कि नॉर्मली हम बहुत सारे बैंक्स के साथ काम करते हैं, बहुत कम जगह पर इतना लोगों के साथ काम करने का जो जज्बा है वो देखने को मिलता है। और भी एक दो बैंक्स हैं जहां पर लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अधिकतर बैंकों में हो रहा है, बहुत थोड़ी जगह पे हो रहा है। तो इसलिए इसके लिए ये कोई वो नहीं है, आपकी यूनियन की बड़ाई नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको एक तरह से थोड़ा सा धन्यवाद समझना चाहिए उन लोगों का कि वो कुछ तो खास करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही जरूरी है। और उसके अलावा हमारी जो क्लास है, जो आज की क्लास है, उसको हमने इस तरह से स्ट्रक्चर किया है ताकि हम इसको खाली क्लास ही नहीं, इस तरह से करें कि इसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल मिल पाए। इस बात का उद्देश्य ध्यान रखिए जब आप इस क्लास को कर रहे हैं, इस सेशन को कर रहे हैं। ये सेशन आपको प्रमोशन पाने में हेल्प करने के लिए हो रहा है, या आपकी बैंकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं किया जा रहा। थोड़ा सा ये ट्रेनिंग सेंटर का सेशन ना बनाकर इससे हम ये माने कि मेरे को एग्जाम देना है, उस एग्जाम में मुझे कैसे इसमें से अधिकतम सवाल मिलेंगे। हमने सेशन को बनाया इसी तरीके से है। थोड़ा सा कभी कभी हमारे मन में होती है, संशय हो जाता है कि मैं ये वाली प्रॉब्लम में फंसता हूँ। तो आप भी जैसे मयंक जी ने अभी कहा कि अपने सवाल लिख के रख लें, ऐसा ही सवाल बिल्कुल ध्यान रखें कि मेरे को अपने एग्जाम में अधिकतम मार्क्स लाने हैं, उसके लिए क्या रेलेवेंट होगा, वो आपको बहुत फायदेमंद होगा। और इसके साथ शुभकामनाएं, आप सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, ठीक है। जरा 10 मिनट तक का एक वार्मिंग अप सेशन रखेंगे मेरे साथियों। सारे चैट पे जवाब देने के लिए तैयार रहें। अब अगर 28 तारीख को पेपर जो शेड्यूल्ड है हो जाता है, तो इसका मतलब अभी परीक्षा में बहुत कम समय बचा है। और आप क्विकली मेरे सवालों का जवाब दें, और नहीं आएंगे तो मैं जवाब दूंगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। एक आपने सुना होगा CRR, कैश रिजर्व रेशो। ये कौन से एक्ट के अनुसार रखा जाता है? प्लीज से बताइए जितना जल्दी कर सके। ये कौन से एक्ट के अनुसार रखा जाता है? मेरे साथ ही बहुत उम्दा जवाब दे रहे हैं। सेक्शन 42 ऑफ द RBI एक्ट। बहुत बढ़िया है, बड़ा हिट सवाल है, बार बार पूछा जा रहा है। और दूसरा सवाल बताइए क्विकली। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कौन से सेक्शन और कौन से एक्ट के अनुसार रखा जाता है? कौन से एक्ट और कौन से सेक्शन के अनुसार रखा जाता है? मेरे साथ ही बहुत उम्दा जवाब दे रहे हैं। सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बहुत शानदार बैच चल रहा है इस समय पे। मेरे साथियों, आपने बहुत बार सुना होगा रेपो रेट के बारे में। तो आज का रेपो रेट बता दीजिएगा जरा। 28 अप्रैल तक बदलेगा नहीं। आज रेपो रेट क्या है? आज रेपो रेट क्या है मेरे साथियों? आज रेपो रेट मेरे साथी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, 6.5% है। आज रेपो रेट 6.5% है। रेपो रेट 6.5% है। तो CRR भी बता दीजिएगा। CRR आज कितना है? सेक्शन तो बता दिया आपने, अब CRR की दर बता दीजिएगा। दर कितनी है भाई इस समय? CRR की दर मेरे साथ ही एकदम बहुत बढ़िया बता रहे हैं, 4.5%। भाई 4 नहीं, 4.5 है। 4 थी 2022 से पहले थी, मई 2022 से पहले 4 थी, इसको बढ़ा के 4.5 कर दिया गया। और मेरे साथियों SLR की दर भी बताइए। SLR की दर आज क्या है? SLR की दर आज क्या है?
एसएलआर की दर क्या है? एसएलआर की दर आज 18% है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का। कोई टेंशन ना रखिए, सवाल पे सवाल होते जाएंगे आपके परीक्षा में, यूं के यूं छपने वाले हैं सवाल। और मेरे साथियों मुझे बताइए, सीआरआर के ऊपर रिजर्व बैंक सीआरआर का कैश आरबीआई के पास रखे तो आरबीआई कितने प्रतिशत ब्याज देता है? आरबीआई सीआरआर के बैलेंस पर हमको कितना प्रतिशत ब्याज देता है? कितना प्रतिशत ब्याज देता है? मेरे साथी कह रहे देता ही नहीं। क्या करें, कुछ भी नहीं देता। तो भाई आप ठीक है, आप बिल्कुल सही है, आरबीआई कोई ब्याज सीआरआर पे हमको नहीं देता। बहुत बढ़िया बात हुई है। अब मेरे को थोड़ी सी बात ये बता दीजिएगा, थोड़ी सी बात बता दीजिएगा मेरे साथियों, बैंक जो है, बैंक अपने डायरेक्टर को, मैं 4 चीजें बताऊंगा, उनमें से आपको वो पकड़नी है। बैंक अपने डायरेक्टर को इनमें से कौन सा एडवांस नहीं दे सकते? कौन सा एडवांस नहीं दे सकते, मैं बता रहा हूं। लोन अगेंस्ट ओन डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, और 5वीं ऑप्शन है कोई भी विकल्प ठीक नहीं है। लोन अगेंस्ट किसके नहीं दिया जा सकता? तो मेरे कुछ साथियों ने ठीक बताया है, कुछ ने गलत बताया है। मेरे साथियों याद रखें, आपका हिट सवाल है, हो सकता है क्लरिकल पे ना आए, ऑफिसर्स में आए। बैंक अपने डायरेक्टर को कोई लोन नहीं दे सकता सिवाय कुछ लोन के, और उन लोन में से है लोन अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपॉजिट दे सकते हैं आप, ऑन डिपॉजिट दे सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन आप ज्वेलरी या शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकते। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता था मेरे साथियों, लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी। एक और छोटी बात बता दीजिएगा, हमारे पास एक सज्जन आए और वो बोले कि मैनेजर साहब मैं एक मकान खरीदना चाह रहा हूँ जो 20 लाख रुपए का है, तो मुझे आप अधिकतम कितना लोन देंगे? जरा बता दीजिएगा भाई क्विकली, उसको अधिकतम कितना लोन बैंक दे सकता है? बैंक की स्कीम छोड़ दीजिएगा, आप आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार उसको अधिकतम कितना लोन दे सकते हैं? अधिकतम कितना लोन दे सकते हैं? बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। अरे भाई 20 लाख रुपए तो टोटल है मकान, तो भाई साहब उसका 90% आप दे सकते हैं, यानी 18 लाख रुपए आप लोन दे सकते हैं। आप एक बात बताइए, करंट अकाउंट के बारे में रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस आई हुई हैं, आप सब ने सुनी है, देखी है, पढ़ी है। करंट अकाउंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। मेरे पास एक सज्जन आए, वो बोले साहब मैंने 2 करोड़ रुपए का मैंने वहां पंजाब नेशनल बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है, लेकिन मैं आपके पास करंट अकाउंट खोलना चाहता हूँ सीआरजीबी में, तो क्या मैं उसका खाता खोल सकता हूँ कि नहीं? उसका करंट अकाउंट खोल सकता हूँ कि नहीं? वो कहता है मैंने पंजाब नेशनल बैंक से 2 करोड़ का सीसीओडी ले रखा है, तो मैं आपके पास करंट अकाउंट खोलना चाहता हूं। मेरे एक साथी ने कहा यस, बहुत सारे साथियों ने कहा नहीं। तो चलो नोट करिए इस बात को, इस बात को नोट करिए, थोड़ा टेक्निकल बन गया, कई सवाल गलत हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखिए भाई। अगर एक बोरोवर का एक्सपोजर, लिखिए आप, लिखिए, छोटी सी बात तो लिख लीजिए करिए। अगर एक बोरोवर का टोटल एक्सपोजर 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से कम है, तो वो किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खोल सकता है, तो वो किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खोल सकता है, कोई रुकावट नहीं है। 5 करोड़ हो गया तो फिर वही खाता खुलेगा करंट का, जहाँ सीसीओडी का खाता है वही खुलेगा, फिर कहीं और नहीं खुलेगा। हो गई बात। मैंने तो भाई साहब सवाल वो करने हैं जो एग्जाम में आए बैठ के, मैंने इधर उधर की बातें करनी नहीं है, समझ गई बात। थोड़ा सा मुझे और बताइए, जो टॉपिक ऑलरेडी आप कर चुके उनके बारे में सवाल कर रहा हूं, फिर मैं आपको जनरल बैंकिंग पढ़ा दूंगा। मेरा फोकस इस समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे है एग्जाम के। भाई साहब
मैं मार्च के महीने में एक मेरे पास व्यक्ति आया, बोले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लेनी। हमने कहा ले लो भाई। तो बोले साहब प्रीमियम कितना लगेगा? तो बताइए प्रीमियम कितना लेंगे उससे आप? प्रीमियम कितना लेंगे? साथी एकदम बढ़िया जवाब बता रहे हैं, 114 रुपये प्रीमियम लगेगा। बहुत एकदम से उम्दा सवाल है, खूब एग्जाम में सवाल आया हुआ है। और भाई साहब अगर यही मान लीजिएगा, यही फरवरी में खुल जाता तो 228 हो जाता, और यही नवंबर में खुल जाता तो 342 हो जाता, और अगर यही खाता अगस्त तक खुल जाता तो फिर ये 436 रुपये हो जाता। ठीक है ना, बात आ जाएगा आपको। बहुत सारी बातें आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है हमारे। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा सवाल मैं और कर रहा हूं मैं साथियों आपसे। हमारे पास एक आदमी ने 2 कवर ले, बोले PMGGBY भी दे दो जी। बोला जी ये PMSBY भी दे दो जी। हमने दे दिए, दोनों दे दिए, खाते में डेबिट होने लग गया पैसा। बड़ी अच्छी बात है जी। एग्जाम का सवाल बता रहा हूँ जो एग्जाम में आया, तो मैं थोड़ा स्टोरी बना देता हूँ। तो अब हुआ, कोई भगवान न करे ऐसा काम हो गया कि कवर लेने के 15 दिन के बाद उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब भाई साहब उसको कितना क्लेम मिलेगा टोटल, दोनों जगह से कितना कितना मिलेगा? अमाउंट बताओ जी, अमाउंट बताओ, दोनों का टोटल मिला के कितना क्लेम उसको मिल जाएगा? मेरा कोई साथी कह रहा है 2 लाख मिलेगा, कोई कह रहा है 4 लाख मिलेगा, कोई कहता है बिल्कुल नहीं मिलेगा, कोई कहता है JJBY में नहीं मिलेगा, PMSBY में नहीं मिलेगा। तो इसकी कंसेप्ट को समझ ले। सवाल पूछने के पीछे उद्देश्य होता है, सवाल बनाने के पीछे। और सवाल मैंने बना दिया 2 to 3 का सवाल है ये, लेकिन फायदा क्लर्क को भी होगा, क्यों नहीं होगा? भाई साहब इसका नियम सुन लीजिएगा। पहली बात कि आप दोनों स्कीम में कवर ले सकते हैं, एक बात। और अगर डेथ एक्सीडेंट के कारण हो गई तो दोनों में 2-2 लाख रुपए आपको मिलेगा, ये बात हुई। डेथ नेचुरल होती तो सिर्फ जीवन ज्योति में मिलता, फिर इसमें ना मिलता सुरक्षा बीमा में। अब एक इसमें चक्कर और पड़ गया कि 30 दिन के भीतर ही डेथ हो गई, 30 दिन के भीतर डेथ हो गई, तो PMJJBY कहती है अगर पॉलिसी पहली बार लेने के 30 दिन के भीतर डेथ हो जाओ तो क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि 30 दिन में अगर एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाए तो क्लेम मिल जाएगा, नेचुरल डेथ हुई तो नहीं मिलेगा। ये जो लियन पीरियड है ये सिर्फ नेचुरल डेथ में लगता है, ये एक्सीडेंटल डेथ में नहीं लगता। तो हमारे केस में चूंकि डेथ एक्सीडेंट से हुई है, 30 दिन की कोई क्लॉज लागू नहीं होगी। JJBY में भी 2 लाख, SBY में भी 2 लाख, और कुल मिलाकर उसको 4 लाख रुपए का क्लेम उसके परिवार वालों को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। छोटी छोटी बातें मैंने बता दी आपको। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक मेरे पास 52 इयर्स का व्यक्ति आया, बोले साहब मुझे दोनों स्कीम में कवर लेना है, JJBY में भी और SBY में भी। तो हमने कहा भाई JJBY में तो 50 तक होता है। बोले नहीं साहब मैं तो सुन के आया हूँ 55 तक होता है। तो भाई उसको क्या कहते हो आप, दोनों में दे दें या SBY में दे दें या कहीं भी ना दें? मेरे साथी ने कहा भाई सिर्फ SBY में मिलेगा, JJBY में तो 50 तक में कवर मिलता है, और 50 से पहले मिल जाए तो 55 तक का कवर चलता है। अच्छी बात है भाई, ध्यान दीजिएगा। JJBY और SBY दोनों के अंदर प्रीमियम में GST अलग से लगेगा कि नहीं लगेगा? GST नहीं लगता, ये स्कीम GST से एग्जेम्प्ट है, GST से एग्जेम्प्ट है, GST से एग्जेम्प्ट है, GST लगता ही नहीं। ऐसा सरकार ने नियम बनाया कि इन स्कीम को GST से मुक्त रखा है। आइएगा दोस्तों, अगली बात करते हैं। भाई अटल पेंशन योजना में मिनिमम पेंशन कितनी मिलती है? अटल पेंशन योजना में मिनिमम पेंशन कितनी मिलती है? 1000,
और भाई साहब मैक्सिमम पेंशन कितनी मिलती है? मैक्सिमम पेंशन कितनी मिलती है? 5,000। अटल पेंशन योजना में एक और बता दो, मिनिमम कितने टाइम सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा? अटल पेंशन योजना में मिनिमम कितने साल पैसा देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा, कितने साल? में साथ ही कह रहे हैं, 20 साल भी कह रहे हैं, गलती हो जाती है। ये साथ ही जो 20 साल कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एपीवाई में जाने के लिए मैक्सिमम एज 40 है और पेंशन मिलती है 60 साल पे, तो भाई कम से कम 20 साल तक आपको देना पड़ेगा। बहुत अच्छी, बहुत एग्री क्लिनिक में आप क्या कहते हैं, कितने लाख रुपए तक के लोन में ना कोलेटरल सिक्योरिटी लेते ना मार्जिन लेते? एग्री क्लिनिक में 5 लाख तक के लोन में, 10 लाख तक के लोन में, 1.60 लाख तक के लोन में, पता नहीं क्या क्या लिख के जा रहे हैं साथ ही। अरे ये सवाल तो बहुत बार आने वाला सवाल है भाई, आप तो प्राइवेट सेक्टर कर चुके हो। तो भाई साहब एग्री क्लिनिक में 5 लाख तक ना कोलेटरल लेनी है और ना ही आपने मार्जिन लेना। एक और सवाल का जवाब दे दें, जो मैंने सिर्फ वो सवाल क्लास में चर्चा कर रहे जो एग्जाम में 20 बार आ चुके हैं। भाई साहब 5 लाख है बेटा जी, 5 लाख है, 10 लाख नहीं है राजी, 5 लाख। दूसरी बात बताएं मुझे कि एग्री क्लिनिक में नॉर्थ ईस्ट में हिल स्टेट में आपका वीमेन को, SC ST को सब्सिडी कितने मिलती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का कितना प्रतिशत? एकदम सही जवाब आ रहा, बस जवाब आ रहा, बिल्कुल सही आ रहा, आपकी तो तैयारी जबरदस्त है। गड़बड़ गड़बड़ है, 75% नहीं है भाई, 44% है, 44% है। हमारे यहाँ एक कारण है मेरे साथियों, हमारे यहाँ मुझे लगता है, पता नहीं ये किया गया कि नहीं किया गया एग्जाम, चैट पता नहीं आपको नजर आती है कि नहीं आती है, क्या सिस्टम है, थोड़ा प्राइवेसी रखते हैं कई बार, चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिएगा, जो है सो ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे मेरे साथियों, एक मिनट भाई, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, ये एग्री क्लिनिक के बारे में बात हुई भाई। स्वनिधि में डिजिटल ट्रांजेक्शन का मैक्सिमम इंसेंटिव कितना है पर मंथ? स्वनिधि में डिजिटल ट्रांजेक्शन का मैक्सिमम इंसेंटिव कितना है? 100 रुपया पर मंथ मैक्सिमम है, 100 रुपया पर मंथ मैक्सिमम है, बहुत बढ़ गया। विश्वकर्मा स्कीम में पहली स्टेज में कितने का लोन दिया जाता है? 1 लाख तक का लोन दिया जाता है, 1 लाख तक का लोन दिया जाता, 1 लाख का लोन दिया जाता। आइएगा मेरे साथ, चलिए भाई अब थोड़ा सा बात करेंगे, आपकी वार्मिंग अप कर दी है मैंने करीब 15 मिनट, और अब जनरल बैंकिंग के टॉपिक लेंगे, आपको स्लाइड भी दिखा दूंगा, और मैंने महत्वपूर्ण सवाल छांटे हैं, मैं सच बताऊं आपको, महत्वपूर्ण सवाल छांटे हैं, आइएगा मेरे साथ। अच्छा ये बात आप मुझे चैट में बता दें कि भाई आप पहले रेशियो एनालिसिस चर्चा करना चाहते हैं कि जनरल बैंकिंग चर्चा करना चाहते हैं, थोड़ा अंदाजा लगा दूं। मेरे साथी का कहना है कि जनरल बैंकिंग करना चाहते हैं, ज्यादा साथियों ने भाई जनरल बैंकिंग के बारे में बात कही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं वो तो 50-50 होने की होता है, लेकिन यहाँ जनरल बैंकिंग के ज्यादा साथी है, कोई बात नहीं, कर देंगे, दोनों कर देंगे, दोनों कर देंगे, आप टेंशन का देंगे, अभी टाइम बहुत है, टाइम बहुत है भाई, आज टाइम बहुत है मेरे साथ, आइएगा। तो ये लीजिएगा, जनरल बैंकिंग की बात करेंगे, थोड़ी सी स्पीड रखेंगे क्योंकि अब तो 1 सप्ताह एग्जाम में बचा है मेरे साथियों। बैंकिंग की परिभाषा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5B में दी गई है। हिट सवाल है मेरे साथियों, हिट सवाल है कि बैंकिंग की परिभाषा कहाँ दी गई है,
सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दी गई है। नेक्स्ट बात मेरे साथियों आइएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, यहां पे आइएगा। ये आया, ये 5-7 रिलेशनशिप मैंने रखे हैं, इन्हीं में से सवाल आपका फिट हो जाएगा। डिपॉजिट्स के केस में बैंक डेटर होगा और कस्टमर क्रेडिटर होगा। अगर ओवरड्राफ्ट लिया हो तो बैंक क्रेडिटर होगा, कस्टमर डेटर होगा। लॉकर हो तो बैंक लेसर होगा, कस्टमर लेसी होगा। जो एक सप्ताह पहले क्लास होती है मेरे साथियों, याद रखना ये रिवीजन क्लास है, ये रिवीजन क्लास है। इस क्लास को ऐसे ना समझे कि जैसे वो धीरे 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 करके, मान लीजिएगा मैं पढ़ाऊं, मुझे एनपीए पढ़ाना होगा तो मैं इस क्लास में आधे घंटे के अंदर समाप्त कर दूंगा। आप देखेंगे लेक्चर मैंने पूरा 1.25 घंटा दिया है, लेकिन आज इस लेक्चर में मैं कुल मिला के 5-7 मिनट, 5-7-10 मिनट दूंगा मैक्सिमम इस लेक्चर, क्योंकि आप फोकस उसी पे है जो 100% एग्जाम आने की संभावना है। और मेरे साथियों, सेफ कस्टडी में कोई सामान हमको दे जाओ कि मैनेजर साहब संभाल कर रखिए, तो हम होंगे बेली और देने वाला होगा बेलर। जो सामान दे के जावे वो बेलर, जो सामान रखे वो बेली। याद रखना, कलेक्शन ऑफ चेक में मालिक वो है, वो बताता है क्या करना है, कब भेजना है, कहाँ भेजना है, कैसे करना है, तो वो प्रिंसिपल। और हम तो एजेंट है भाई, तेने चेक दिया हम आगे भेज देंगे, आगे वाले दे देंगे, तेरे खाते में डाल देंगे। तो कलेक्शन ऑफ चेक में एजेंट और प्रिंसिपल है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में भी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में भी रिलेशनशिप मेरे साथियों एजेंट और प्रिंसिपल का है। कस्टमर प्रिंसिपल है और बैंक एजेंट है, कस्टमर प्रिंसिपल है और बैंक एजेंट है। ये मेरे साथ ये थी बैंकर कस्टमर रिलेशन के जो सवाल हैं उसके बारे में चर्चा है। आइएगा थोड़ी केवाईसी की गाइडलाइन भी बात कर। मैंने कोशिश की है कि इस 3 घंटे में जो मैक्सिमम सवाल आज तक आए पिछले 10 साल में जनरल बैंक के, वो कवर हो जाए, किसी तरीके से कवर हो जाए। आइएगा, पहला सवाल है मेरे साथियों, केवाईसी गाइडलाइंस किसने जारी की? आरबीआई ने की। कौन से एक्ट में जारी की? सेक्शन 35A ऑफ द बीआर एक्ट में की। और पीएमएलए की फुल फॉर्म खुलवाई गई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। भाई एक छोटा सा आगे बढ़ने से पहले मुझे एक सवाल ध्यान आ गया। आज ही किसी साथी ने आपके सीआरजीबी के ने मेरे से पूछा, मैंने सोचा कि सवाल एग्जाम में आने के लायक है, एक छोटा सा जवाब मेरा देना, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। ये सब स्टैंडर्ड असेट है और इसका आउटस्टैंडिंग मेरे साथियों 1 लाख रुपए है। और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मेरे साथियों 70,000 है। तो भाई प्रोविजन जरा बता दें कितना आप करेंगे? एग्जाम का सवाल है, जरा थोड़ा सा मेरे साथियों मेरी मदद कर दें, मुझे बता दें भाई प्रोविजन कितना होगा, क्योंकि बड़ी भ्रांतियां हैं इसके बारे में। तो उससे पूछा तो मैंने सोचा भाई ये किसी को भ्रांति ना बचे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे साथियों ने सवाल बताया भाई, मेरे साथी कह रहे हैं, मेरे साथी कह रहे हैं 15,000, 4%, 22, 7.2 हजार, 1 लाख, 1 लाख तो बैलेंस ही खड़ा है, 18,000, वे राम, ओहो हो,
क्या भाई क्या बोलो? 15,000, 4500, 18,000, 30,000 प्लस 70,000 का 25%, 30,000 प्लस 70,000 का 25%, 15,000 और 17,500। आइएगा भाई। भाई साहब अब जरा नोट कर लीजिएगा, ध्यान से करिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा एक बात, ताकि आपको परीक्षा तक याद रहे। 1 मिनट लगेगा, सारे साथी लिखेंगे, खास खास बातें लिखनी होती हैं। सब स्टैंडर्ड असेट्स पर प्रावधान करते समय, लिखिए, सब स्टैंडर्ड असेट्स पर प्रावधान करते समय सिक्योरिटी की वर्तमान वैल्यू को नहीं देखा जाता। सिक्योरिटी की वर्तमान वैल्यू को नहीं देखा जाता, सीधा आउटस्टैंडिंग का प्रतिशत लिया जाता है, सीधा आउटस्टैंडिंग का प्रतिशत लिया जाता है। और इस केस में प्रतिशत 15% होगा, तो इसलिए प्रोविजन इसका 15,000 होगा, और इसलिए इसका प्रोविजन 15,000 होगा। आपने भूल जाना है ये रिलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी 70,000 है कि 75 है कि 80 है कि 60 है, आपने नहीं जानना। उसने कहा सब स्टैंडर्ड, हमने आउटस्टैंडिंग को लिया और आउटस्टैंडिंग को चुप करके हमने क्या किया, हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बात और लिख लेना, अगर ये खाता शुरू से अनसिक्योर्ड होता, अगर ये खाता शुरू से अनसिक्योर्ड होता, शुरू से अनसिक्योर्ड होता, जिस दिन सैंक्शन किया था सिक्योरिटी नहीं ली गई, अगर ये खाता शुरू से अनसिक्योर्ड होता तो आउटस्टैंडिंग का 25% प्रोविजन होता। तो आउटस्टैंडिंग का 25% प्रोविजन होता, यानी 1,00,000 का 25%, यानी 25,000 प्रोविजन होता, 25,000 प्रोविजन होता अगर ये खाता शुरू से अनसिक्योर्ड होता। जब सैंक्शन किया था तो क्लीन ओवरड्राफ्ट किया था, तो और 1,00,000 रुपए खड़ा है, तो फिर 25,000 का प्रोविजन होता। आज क्या सिक्योरिटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए, आपको साथी कुछ कह रहे हैं तो बात अलग है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। ये मैंने अच्छा किया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये मेरे साथी जो हैं, सब जो हैं, जिन्होंने भाई कुछ अपने हिसाब से किया था, कृपया करके बेटा इस क्लास को अटेंड कर रहे हो तो थोड़ा एक फायदा तो मुझे है ही है ना, कुछ भी आप कहेंगे। ये 92 में सर्कुलर आया था एनपीए का, 92 में सर्कुलर आया था एनपीए का पहली बार, और मैं तब से इसको पढ़ा रहा हूँ, 92 से पढ़ा रहा हूँ सर्कुलर। एक एक कहानी जब जब आरबीआई ने इसमें बदलाव किया 92 से लेके और 2023 तक, यानी पिछले 31 साल में एक एक जड़ पता है इन्होंने किस दिन कौन सा बदलाव किया। तो निश्चिंत रहे, टेंशन नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। आगे अब आप बैंकिंग की बात करेंगे भाई। हाँ, ये सवाल तो मुझे ध्यान आ गया, इसने करा दिया। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद मेरे साथी। और मैंने लिखवा भी इसीलिए दिया भाई, साधारण बात होती तो मैं चुप मार जाता। ये आइए मेरे साथियों, ये सवाल बड़ा हिट है। फुल फॉर्म खुलवाई गई है एएमएल की, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और सीएफटी की, कंबाटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। एएमएल की फुल फॉर्म है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और सीएफटी की फुल फॉर्म है कंबाटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, कंबाटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। बस दो बात याद रखिए, बाकी कहानियां छोड़िए। हाँ, मेरा फोकस सिर्फ एग्जाम। हाँ जी, ये सवाल मेरे अफसर साथियों के बड़ा महत्वपूर्ण है।
केवाईसी पॉलिसी के 4 कंपोनेंट है, आपके बैंक की पॉलिसी में भी लिखे हैं। 4 कंपोनेंट हैं। बैंक कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी बनाएगा, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर बनाएगा, भाई क्या लेंगे उससे जिसे पता लगे कि श्रीमान जी कहाँ रहते हैं और कौन है, और फिर ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग और रिस्क मैनेजमेंट। 4 कंपोनेंट है। एग्जामिनर ऐसे नहीं देता, पूछता है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो किसी की फैमिली हिस्ट्री जानना, किसी की हॉबी जानना, ये केवाईसी पॉलिसी का कंपोनेंट नहीं है। ये केवाईसी पॉलिसी का कंपोनेंट नहीं है। केवाईसी पॉलिसी के 4 कंपोनेंट हैं, और ये फालतू के इधर उधर की बातें कंपोनेंट नहीं है। आ जाएगा मेरे साथियों, आगे बढ़ जाए भाई। ये भाई थोड़ा चक्कर पड़ा हुआ है आपके बैंक में और हमारे मामले में, थोड़ा चक्कर पड़ा हुआ। मेरे एक साथी ने मुझे लिख के भी भेजा कि साहब हमारी पॉलिसी ऐसे है। भाई आपकी पॉलिसी कुछ भी रहे, मैं तो सम्मान करता हूँ आप सब साथियों का, लेकिन करके आना। मेरे एक साथी ने बड़ा मजेदार सवाल पूछा, भाई ऐसे तो हमने मना किया था, लेकिन उन्होंने पूछा अगर किसी माइनर की उम्र 10 साल की हो और उसको 1 करोड़ का चेक मिलता हो लॉटरी से, तो क्या अकाउंट में डिपॉजिट लेंगे? भैया आती हुई धनलक्ष्मी को कौन छोड़ेगा? ये पता लगना चाहिए कि लॉटरी उसी की थी। बेहतरी इसमें ये होती है कि खाता अंडर गार्डियनशिप होता जाओ। बेहतरी ये होती है कि खाता अंडर गार्डियनशिप होता जाए। बहुत बड़ा अमाउंट है ना, बच्चा हैंडल ही नहीं कर सकेगा। और उसकी और फर्दर बेहतरी ये है कि उसकी एफडी बना दी जावे, जो 18 साल के बाद वो बच्चा ले दे। प्रैक्टिकल बात बताओ, आ जाएगा। बेनिफिशियल ओनर केवाईसी में खूब सवाल आता है, कौन है? लिमिटेड कंपनी के केस में एक नेचुरल व्यक्ति जिसका कैपिटल या प्रॉफिट में 10% से अधिक हिस्सा हो, 10% से अधिक हिस्सा हो। कल किसी ने मुझे आपके बैंक की पॉलिसी भेजी थी, उसमें 10% से अधिक के हिस्से की बात नहीं की गई है। अब भगवान जाने उन्होंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि आरबीआई के सर्कुलर में तो यही लिखा है जो मैं पढ़ा। और पार्टनरशिप में बेनिफिशियल ओनर उसे कहेंगे, उस नेचुरल व्यक्ति को कहेंगे जिसके पास कैपिटल या प्रॉफिट में शेयर 10% से अधिक हो, 10% से अधिक हो। ट्रस्ट में बेनिफिशियल ओनर उस व्यक्ति को कहेंगे जिसके पास कैपिटल या प्रॉफिट में 10% या उससे अधिक शेयर। ऊपर के दोनों में था 10% से अधिक, इसमें है 10% या अधिक, 10% या अधिक। जरा जरा सी बात का ध्यान रखना। और भाई साहब अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में नेचुरल पर्सन व्यक्ति वो होगा जिसके पास कैपिटल या प्रॉफिट में 10% से अधिक हिस्सा हो, 15% से, 10 नहीं 15% से अधिक हिस्सा हो। भाई आप में से कोई हेड ऑफिस में बैठा हो और जो केवाईसी की पॉलिसी बनाने वालों को जानता हो, तो उनके संज्ञान में इस बात को जरूर लाएं कि भाई जो हमारी पॉलिसी है, एक बार आरबीआई का सर्कुलर देख लिया जाए, तो भाई उसके अनुसार अगर कोई बातचीत बनती है तो देख लिया जाए। मैंने तो आरबीआई का सर्कुलर देखा भाई, ठीक है ना। आज खाता खोलने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेने? भाई 3 लेने हैं। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट और रिसेंट फोटो और परमानेंट अकाउंट नंबर का प्रूफ। और परमानेंट अकाउंट नंबर ना हो तो फॉर्म 60, परमानेंट अकाउंट नंबर ना हो तो फॉर्म 60। परमानेंट अकाउंट नंबर ना हो तो फॉर्म 60। अब धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। आइए मेरे साथियों, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट मेरे साथियों 6 प्रकार के याद रखें भाई, खूब सवाल आ रहा। पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर, ये नहीं लिखा कि आधार कार्ड देना है ना, नहीं लिखा।
प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर, किसके पास आधार नंबर है? वोटर आई कार्ड, मनरेगा कार्ड और लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ने जो चिट्ठी, 6 डॉक्यूमेंट है मेरे साथ ही, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। भाई आज की क्लास को बहुत स्लो क्लास नहीं चलाऊंगा दोस्तों, क्योंकि 3 घंटे में हमको कवरेज बहुत अच्छी करनी है। याद करें, इस इरादे से बैठे के गुप्ता को सुन गए तो हमको ये याद हो जाना चाहिए। अब एग्जाम तक 6 दिन तक याद रहे जो पढ़ाया जा रहा है। एकदम वो सवाल लिए गए जो एग्जाम में आए, पक्के आए, वो सवाल उठाए। जॉब कार्ड इशूड बाय मनरेगा, लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आज मेरे साथ राशन कार्ड और पैन कार्ड ओवीडी नहीं, राशन कार्ड और पैन कार्ड ओवीडी नहीं। आज स्मॉल अकाउंट और बीएसबीडी में बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ है, बार बार मेरे को फोन आते हैं और मैं कहता हूँ भाई दोनों अलग अलग खाते, सुन लीजिएगा मेरी बात, इसको छोड़िएगा, आपको याद ही हो जाएंगे। भाई स्मॉल अकाउंट उनके लिए मेरे दोस्तों जिनके पास ओबीडी नहीं है, 6 में से कोई सी भी चीज नहीं है, खाता खोलने का दिल कर रहा है। हमने कहा आजा, कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहा है यार, हम खोल देंगे तेरा खाता। बोले खोल देंगे। मैंने कहा फोटो ले आ, खाली फोटो ले आ। फोटो ले आया, कागज पे फोटो चिपकाया, नीचे उससे कहा बता एड्रेस लिख इस पे और दस्तखत कर, ये अंगूठा टिका और खाता खोल दिया, खाता खोल दिया। लेकिन कुछ इसमें रुकावटें लगी। हमने उसको बताया देखो यह ध्यान रखना, इस खाते का बैलेंस 50,000 से ज्यादा नहीं होगा, इस खाते में 1 साल में 1 लाख से ज्यादा पैसा क्रेडिट नहीं होगा, इस खाते में से 1 महीने में 10,000 से ज्यादा तुम निकाल नहीं सकोगे, विदेश से कोई पैसा आ जाएगा तो इस खाते में डलेगा नहीं। बोला ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कस्टमर मेरे पास बैठे बैठे उसी से मैं आया और बोला साहब ये मुझे भी खाता खोलना है। मैंने कहा खोलो। बोले पर मैं बैलेंस नहीं रखूंगा। मन में तो आए फिर खाता काहे खोल रहा है, पर चलिए सरकार ने भला किया तो मैंने कहा खोलो। तो उस सबने पूछा भाई केवाईसी के लाए हो ना, पैन कार्ड, ओवीडी, फोटो? बोले हाँ सब लेके आया हूं। हमने तीनों पकड़े, उससे खाता खोल दिया। इस खाते में क्या है, इस खाते में सिर्फ एक ही फायदा है, आप बैलेंस 100 रुपए रखो, 50 रखो, 10 रखो, 20 रखो, जो मर्जी रखो, हम आपको पेनल्टी नहीं लगाएंगे मिनिमम बैलेंस की। स्मॉल अकाउंट में लग जाएगी मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी, इसमें नहीं लगेगी बीएसबीडीए में। ओवर एग्जाम में अधिकतम कितना पैसा जमा करा सकता हूँ? मैंने कहा जितना मर्जी करा ले। बोले बैलेंस कितना हो सकता? मैंने कहा जितना मर्जी कर ले। बोले मैं 1 महीने में कितना निकाल सकता हूँ? मैंने कहा जितना मर्जी निकाल, तेरे खाते में होना चाहिए। सब उलट हो रहा है। स्मॉल अकाउंट वाले कहते बैलेंस 50,000, बीएसबीडीए वाले कहते कोई बात नहीं, जितना मर्जी। स्मॉल अकाउंट वाले कहते 1 साल में 1 लाख, ये कहते कोई बात नहीं, जितना मर्जी कर लो। स्मॉल अकाउंट वाले कहते 1 महीने में 10,000 निकालने देंगे, बीएसबीडी वाले कहते चाहे तू 50,000 निकाल ले। तो रेस्ट्रिक्शन कुछ हुई नहीं, रेस्ट्रिक्शन एक ही होती है, आपके बैंक ने भी वो लगा रखी कि 1 महीने में अधिकतम 4 बार पैसा निकाल सकेंगे, 1 महीने में अधिकतम 4 बार पैसा निकाल सकेंगे। आपके सीआरजीबी ने लगाई, सर्व हरियाणा ने 5 बार की लगाई, पंजाब नेशनल बैंक ने 6 बार की लगाई, ये आपके पास है। लेकिन कम से कम 4 बार तो सबको देनी है, तो आपने 4 बार पे डिसाइड कर दिया। और भाई स्मॉल अकाउंट तो खुल सकता है 4 बैंकों में भी, लेकिन बीएसबीडीए सिर्फ एक बैंक में खुलेगा, बीएसबीडीए सिर्फ एक बैंक में खुलेगा। हाँ जी मैं हाँ जी हाँ जी। एक सवाल ये बड़ा हिट है, केवाईसी में पीरियोडिक अपडेशन करना होता है, हाई रिस्क कस्टमर में 1 से 2 इयर्स,
मीडियम रिस्क में वंस इन 8 years और लो रिस्क में वंस इन 10 years, हाई रिस्क में वंस इन 2 years, मीडियम रिस्क में वंस इन 8 years और लो रिस्क में वंस इन 10 years। तीनों पीरियड याद रखना, खूब सवाल आया हुआ है। हाई रिस्क में केवाईसी डॉक्यूमेंट दोबारा लेने 2 साल में एक बार, मीडियम रिस्क में 8 साल में एक बार और लो रिस्क में 10 साल में एक बार। 2 रिपोर्ट की चर्चा करूंगा, मैं रिपोर्ट तो 5 है, 2 करूंगा सर, क्योंकि मेरे इस जिम्मे इस समय काम है महत्वपूर्ण सवाल करवा देना। केवाईसी बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने उसमें से सिर्फ 5-6 सवाल छाटे, और बहुत बातें करनी है ना भाई, समय का भी तो अभाव है, वो भी देखना है। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बहुत मस्त रिपोर्ट है। किसी खाते में एक बार में या एक महीने में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा हो जावे या 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ हो जाए, 10 लाख से ज्यादा कैश जमा हो जाए या 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ हो जाए, तो उसकी रिपोर्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भेजनी है। FIU का मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भेजनी है, और ये हर महीने भेजनी है और अगले महीने की 15 तारीख तक भेजनी है। दूसरी एक रिपोर्ट है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। ये रिपोर्ट मंथली नहीं है, जब भी आपको शक पड़े और शक की पुष्टि हो जाए तो उसके 7 दिन के भीतर रिपोर्ट भेजनी। सडनली किसी के खाते में पैसा आ गया बहुत सारा, आपने उसको फोन मिलाया, भाई साहब आज 35 लाख रुपए आपके खाते में क्रेडिट हुआ है। बोले हाँ। अरे भाई साहब इसमें तो कभी 10,000 से ऊपर कभी आए नहीं। तो वो कहे कि आपको क्या मतलब, नहीं बताते हम कहां से आया, तो फिर STR में चला जाएगा। और वो कह दे कि साहब मैंने मकान बेचा है, हमारे पिताजी भगवान को प्यारे हो गए, मकान छोड़ के गए थे, वो हमने बेच दिया और उसका पैसा आया है। आप कहें तो आपको कागज दिखा दें, तो आप कहोगे भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप STR में रिपोर्ट नहीं करेंगे। समझ गए ना शक कैसे पड़ रहा। फिर भाई साहब जब भी आप खाते खोलें या अपडेट करें तो आपको जो डॉक्यूमेंट KYC के लिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी CKYCR सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर 10 दिन के भीतर अपलोड कर, 10 दिन के भीतर अपलोड कर, 10 दिन के भीतर अपलोड कर। लास्ट बात, KYC के अनुसार ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन की तारीख से 5 साल तक रखना, और प्रूफ ऑफ ID एड्रेस का रिकॉर्ड आपने खाता बंद होने से 5 साल तक रखना। उसने जो दिया था ना, OBD दिया था, पैन कार्ड दिया था और फोटो दिया था, वो आपने खाता बंद होने के कम से कम 5 साल तक रखिए, और ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कम से कम ट्रांजैक्शन की तारीख से 5 साल तक रखिए। भाई यहां तक कि साथी मैंने कोई सवाल पूछ कर फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 2 टॉपिक हमने भी करे, बैंकर कस्टमर रिलेशन और KYC, और करीब 15-20 मिनट हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, जहां मैंने आपसे 20 सवाल पूछे जो एग्जाम में आए। कोई सवाल के साथी के मैंने पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत एजेंडा मैंने काफी रखा हुआ अपने लिए। मेरे साथी का कहना है हाँ ये एक गड़बड़ है, गड़बड़ है यार, अभी करते हैं। PMJDY का अकाउंट स्मॉल अकाउंट है, बिल्कुल स्मॉल अकाउंट होता है। ट्रांसफर का लिमिट कितना है?
स्मॉल अकाउंट से एक महीने में अधिकतम 10,000 आप निकाल सकते हैं, चाहे कैश निकाल ले चाहे ट्रांसफर कर ले। What if BCSBI and CRGB guidelines are different in retention? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर मान लीजिएगा CRGB की गाइडलाइंस रिटेंशन में इससे अधिक की हैं तो आप मान, कम से कम 5 साल रखना है उससे। आपका बैंक हो सकता है कहीं 10 साल रखना है तो 10 साल रखना है भाई। PMJGBY में एक्सीडेंटल डेथ के मामले में लॉक इन नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लॉक इन नहीं होता भाई। और मेरे एक साथी ने मुझे आज एक बात याद दिलाई भाई, आज हमसे गलती हो गई। हम अपनी क्लास को शुरू करने से पहले प्रेयर करते हैं सदा। तो आज कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट हो भी गई है तो भी कोई बात नहीं भाई। 30 सेकंड के लिए समय निकालें और मैं क्लास जरा सा बीच में रोक रहा हूं। आप अपने घर में जहां भी बैठे हैं शांत चित्त से उस प्रभु को याद करें जिसमें आपका भरोसा है। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी देवता को आप मानते हैं, तो उसका 30 सेकंड आप स्मरण करें अपने अपने मन में। फिर क्लास को करेंगे 30 सेकंड के बाद। क्लास चालू है, सिर्फ बीच में से पॉज किया है। आइए आगे बढ़ जाएंगे मेरे साथियों, आगे बढ़ जाएंगे। आ जाएगा भाई। नॉमिनेशन फैसिलिटी क्विकली देख लेंगे मेरे साथ। 4-5 सवाल करेंगे बस, महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे आज। ठीक है, मैं अभी आपसे माइक में भी करता हूँ क्या चीज है। होल्ड करना दो, जस्ट ए मिनट, गिव मी ए मिनट प्लीज। आइएगा दोस्त, मैं कभी कर देंगे भाई जो आपने बात कही है। एक साथी का और चैट है भाई। अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात, आ जाइएगा। टेक्नोलॉजी के मामले होते हैं और हम इसका जूम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें थोड़ी सी हमें बेनिफिट ये है भाई, पेमेंट उनको देते हैं हम, लेकिन इससे हमारी आवाज साफ आती है, आवाज साफ रहती है। बहुत सारे बेनिफिट है जूम के। जो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज है वो फ्री है, जूम का पैकेज फ्री नहीं होता, लेकिन हमने देखा है दोनों को यूज करके इसमें हमको बेनिफिट ज्यादा नजर आता है स्टूडेंट के नजरिए से। आइए तो भाई साहब, नॉमिनेशन का पहला सवाल देखिए कि नॉमिनेशन फैसिलिटी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 45ZA से 45ZF के अनुसार है। पहला सवाल हिट सवाल है, एग्जाम में खूब आया हुआ है। दूसरा सवाल, नॉमिनेशन कौन कर सकता है? फॉरेन के सिवाय कोई कर नहीं सकता। इंडिविजुअल एक्सेप्ट माइनर, माइनर नहीं कर सकता नॉमिनेशन। जॉइंट अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल में अलाउड है। और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण बात है। पार्टनरशिप नहीं कर सकती, लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती, ट्रस्ट नहीं कर सकता, सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकती है। बिजनेस में सिर्फ एक ही संस्था है जो नॉमिनेशन कर सकती है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप। हु कैन बी नॉमिनी, बड़ा उलझाता है।
सिर्फ एक इंडिविजुअल, उसकी उम्र कितनी भी, लोग मेरे से कहते हैं उम्र कितनी भी हो, कह देते हो सर इसका क्या मतलब हुआ? 1 साल का बच्चा भी फुल नॉमिनी बन सकता है क्या? मैंने कहा 1 दिन का भी बन सकता है, 1 दिन का बच्चा भी नॉमिनी बन सकता है। और भाई साहब 99 ईयर्स और 100 ईयर्स ऊपर का बुजुर्ग भी नॉमिनी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन रेजिडेंट भी नॉमिनी बन सकता, ऐसी कोई शर्त नहीं को ब्लड रिलेशन होना चाहिए, दोस्त को भी नॉमिनी बना सकते हैं। नंबर ऑफ नॉमिनी, आप तो खाली इसको डिपॉजिट अकाउंट के याद रखो, बाकी राम कहानी छोड़ दीजिएगा। नॉमिनी सिर्फ एक होगा, डिपॉजिट अकाउंट में सिर्फ एक नॉमिनी होगा, लॉकर में भी साधारणतया सिर्फ एक नॉमिनी होगा। लेकिन अगर ज्वाइंटली ऑपरेटेड हो, अगर लॉकर ज्वाइंटली ऑपरेटेड हो तो एक से अधिक नॉमिनी हो सकते हैं, तो एक से अधिक नॉमिनी हो सकते हैं। स्टेटस ऑफ द नॉमिनी, क्या नॉमिनी मालिक बन जाता है जी? ना, नॉमिनी का तो एक काम है, डेथ क्लेम क्विकली सेटल हो जाए और कोई रोल नहीं। स्टेटस ऑफ द नॉमिनी क्या है? उसका काम तो बैंक से पैसा लेके लीगल एज में बांटना है। इसलिए कहा गया, नोट करिए इस लाइन को जो सबसे ऊपर लिखी, he is a trustee of the legal heirs, खूब एग्जाम आएगा, he is a trustee of the legal heirs। एफडी के केस में, एफडी के केस में ना तो वो रिन्यूअल कर सकता है, ना वो लोन उठा सकता है, लेकिन वो पेमेंट ले सकता है ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले। वो पेमेंट ले सकता है ड्यू डेट पर या ड्यू डेट से पहले, पेमेंट ले सकता है ड्यू डेट पर या ड्यू डेट से पहले। डिपॉजिटर की डेथ हो गई तो नॉमिनी एफडी की मैच्योरिटी से पहले आके प्रीमेच्योर पेमेंट ले सकता है। और आपको पता होगा, डेथ के केस में अगर एफडी की प्रीमेच्योर पेमेंट ली जाती है तो पेनल्टी नहीं लगती दोस्तों। आज नॉमिनी का हक कब पैदा होता है, इसके ऊपर सवाल बनता है, एग्जाम में केस स्टडी बनती है। अकेला है तो उसकी मृत्यु के बाद, और ज्वाइंट खाता है तो सबकी मृत्यु के बाद। जब तक दोनों नहीं मर जाएंगे नॉमिनी पिक्चर में नहीं आएगा। जब तक दोनों नहीं मर जाएंगे तो नॉमिनी मेरे साथियों पिक्चर में नहीं आएगा। ए और बी का खाता हो, सी नॉमिनी हो, आइदर सर्वाइवर हो, एक ही डेथ हो जाए तो नॉमिनी का कोई मतलब नहीं है, पैसा मिलेगा बी को, पैसा मिलेगा बी को। नॉमिनेशन, क्या नॉमिनेशन के लिए विटनेस चाहिए? नॉमिनेशन के लिए अगर तो अनपढ़ है तो 2 विटनेस चाहिए, और पढ़ा लिखा है तो कोई विटनेस नहीं चाहिए। एक एक सवाल वो उठा रखा जो एग्जाम में आया, पूरे सवालों की स्क्रूटिनी की गई है मेरे साथ। मेरे बहुत साथी कहते महत्वपूर्ण सवाल बताइए, मैंने महत्वपूर्ण सवाल छांट दिए यहाँ। वो रिकॉर्ड क्वेश्चन करने से फायदा नहीं हो रहा है। आज और मैं आपको एक निवेदन आज कर दूं, सबका सम्मान रखते हुए इस बात को कह रहा हूं, भाई रिकॉर्ड क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान से पढ़ो। मैंने अनेक जगह देखा है, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड क्वेश्चन भेजता है वैसा का वैसा टीचर्स लोग चिपका देते हैं, ये देखे बिना कि स्टूडेंट ने कुछ गलती तो नहीं कर दी। हो तो सकती है ना गलती सबसे, तो जरा ध्यान से पढ़ना। कहीं से भी आपको रिकॉर्ड क्वेश्चन प्राप्त हो तो ध्यान से पढ़ना कि भाई ये ताजा है और ये ठीक कर दिए गए। आइएगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ नॉमिनेशन। कोई नॉमिनेशन करे
तो आपने उसको पत्र देना है कि हाँ जी हमने नॉमिनेशन रिकॉर्ड कर दी। एफडी और पासबुक पे नॉमिनेशन रजिस्टर्ड लिखना, और अगर डिपॉजिटर सहमत हो तो उसका नाम भी लिख देना है। एफडी और पासबुक पे उसका नाम भी लिख देना है। आइएगा दोस्तों, एक मेरे साथियों स्कीम है ओम्बड्समैन स्कीम। अब ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम नहीं है, ध्यान रख लेना इस बात। ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम नहीं है, ये रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है 2021 की। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आप पढ़ रहे हैं इस समय। ये स्कीम 12 नवंबर 2021 को लॉन्च हुई। स्कीम 12 नवंबर 2021 को लॉन्च हुई और ये तमाम बैंकों पे लागू है, देसी हो विदेशी हो, ग्रामीण हो कि शहरी हो, कमर्शियल हो कि कोऑपरेटिव हो, सारे बैंकों पे लागू। ओम्बड्समैन की नियुक्ति आरबीआई करता है। और मेरे साथियों बड़ा लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, आरबीआई का कोई भी अधिकारी ओम्बड्समैन बनाया जा सकता है। पहले आरबीआई का चीफ जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर को बनाया करती थी, अब वो किसी को भी ओम्बड्समैन बना सकते हैं। ओम्बड्समैन की नियुक्ति 3 साल के लिए होती है। ओम्बड्समैन की नियुक्ति 3 साल के लिए होती है। ओम्बड्समैन को कोई आदमी शिकायत कब करेगा? आपके बैंक के ग्रीवांस रिड्रेसल पॉलिसी देख लीजिएगा, वहां लिखा है अगर बैंक 30 दिन के भीतर जवाब ना दे या बैंक का जवाब संतोषजनक ना हो तो कस्टमर ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। लेकिन कब तक जा सकता है? जिस दिन बैंक जवाब दे दे उसके 12 महीने तक। जिस दिन बैंक जवाब दे दे उसके 12 महीने तक। और बैंक जवाब ही ना दे तो जिस दिन मैंने शिकायत की थी उसके 1 साल 30 महीने या 30 दिन तक, उसके 1 साल 30 दिन। अगर बैंक जवाब दे दे तो जवाब मिलने के 1 साल तक, बैंक जवाब भी ना दे तो शिकायत करने के 1 साल 30 दिन तक मैं ओम्बड्समैन जा सकता हूं। जाता नहीं ना आदमी से। हाँ, अमाउंट ऑफ अवार्ड बड़ी कंफ्यूजन है यहाँ भी, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो चाहे दूसरा हो। अवार्ड अधिकतम 20 लाख का दिया जाए। और कोई कहे कि मेरे को बैंक वालों ने सताया बहुत, ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में तो नहीं सताते होंगे, शहरों में बड़ा सता देते हैं भाई, चक्कर कटवाते। वो कहता है कि पहले इनको ठीक करूंगा मैं, अवार्ड तो पीछे लूंगा। इन्होंने बड़ा सताया मेरे को। तो ओम्बड्समैन साहब 1 लाख रुपए तक का बैंक को और कह सकते भाई इसको दो पैसा, 20 लाख तो इनका दे दो, उसका अधिकतम है ये। उसका लॉस हुआ 5 लाख तो फिर 20 लाख थोड़ा मिल जाएगा, 5 लाख ही मिलेगा उसको। आइए, तो टोटल 21 लाख तक हो सकता। अवार्ड 30 दिन के भीतर एक्सेप्ट करना होगा, और अगर कस्टमर अवार्ड एक्सेप्ट कर ले तो बैंक को स्वीकृति मिलने के 30 दिन के भीतर इंप्लीमेंट करना होगा। बैंक को 30 दिन के भीतर इंप्लीमेंट करना होगा। कस्टमर चाहे तो अपील कर सकता है। किसको करेगा अपील? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई को पहले डिप्टी गवर्नर को किया करते थे, और अपील 30 दिन के भीतर की जाएगी। और अगर बैंक को अवार्ड पसंद ना आए तो बैंक भी अपील कर सकता है कस्टमर की स्वीकृति मिलने के 30 दिन के भीतर। कस्टमर की स्वीकृति मिलने के 30 दिन के भीतर, अवार्ड आने की कॉपी से 30 दिन के भीतर नहीं, कस्टमर की स्वीकृति मिलने के 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। अपने ईडी या एमडी से परमिशन लेगा।
अपने ईडी या एमडी से परमिशन लेगा। मेरे साथियों, मैंने दो बातें की हैं, नॉमिनेशन और ओम्बड्समैन। किसी साथी के मन में कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा भाई, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। और फोकस सिर्फ आज सिर्फ इंपॉर्टेंट सवालों पे है। ये हमारे लेक्चर बहुत बड़े बड़े हैं मेरे साथियों, जो हम क्लास में कराते हैं, और समय का जैसा हिसाब होता है ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन चुने जाते हैं। आइए, किस साथी के मन में कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे भाई। डिपॉजिट इंश्योरेंस पे से एक सवाल आना है, कौन सा आएगा कहना मुश्किल है, 5 या 6 सवाल है। पहली बात, डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस करता कौन है? DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस करता है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये सारे बैंकों के लिए कंपलसरी है, ये सारे बैंकों के लिए कंपलसरी है। ध्यान दीजिएगा, 4 फरवरी 2020 से कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। 4 फरवरी 2020 से कवर 5 लाख रुपए पर कस्टमर पर बैंक है। कवर 5 लाख रुपए पर कस्टमर पर बैंक है। 5 लाख रुपए पर कस्टमर पर बैंक है। प्रीमियम 12 पैसे पर ₹100 पर एनम। प्रीमियम 12 पैसे पर ₹100 पर एनम है। 12 पैसे पर ₹100 पर एनम है। और सारा का सारा प्रीमियम बैंक भरेगा, सारा का सारा प्रीमियम बैंक भरेगा। और कौन से डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस नहीं कर रहा? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, इंटरबैंक डिपॉजिट्स, फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स, और डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UN, deposits of international organizations like UN, central or state government deposits, interbank deposits, foreign government deposits, or deposits of international organizations like UN. आइए मेरे साथ, बहुत अच्छी कवरेज जा रही है। अभी 3:10 हुए, हमने 20 मिनट तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगाए थे। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जी। एक एक टॉपिक छांटा है जनरल बैंकिंग में से कि कौन सा किया जाए। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, 1 लाख और उससे अधिक के फ्रॉड, 1 लाख और उससे अधिक के फ्रॉड RRB नाबार्ड के इंश्योर पोर्टल पर रिपोर्ट करेगा। RRB नाबार्ड के इंश्योर पोर्टल पर रिपोर्ट करेगा। और ये रिपोर्टिंग फ्रॉड के पता लगने की, और ये रिपोर्टिंग फ्रॉड के पता लगने की 3 सप्ताह के भीतर की जाएगी। 3 सप्ताह के भीतर की जाएगी। 3 सप्ताह के भीतर की जाएगी। अगर फ्रॉड 20 लाख या उससे ऊपर का है, अगर फ्रॉड 20 लाख या उससे ऊपर का है, तो थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी।
एडिशनल इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। एक तीसरी बात है साथ, लिख लेना भाई एक दो बातें, ये थोड़ी सी बातें ऐसी होती टेक्निकल है, इसलिए कह रहा हूं लिख लेना। 1 लाख से कम के फ्रॉड, 1 लाख से कम के फ्रॉड आरबीआई को और नबार्ड को इंडिविजुअली नहीं रिपोर्ट किए जाएंगे, इंडिविजुअली रिपोर्ट नहीं किए जाएंगे। इनका डाटा नबार्ड को क्वार्टरली स्टेटमेंट में भेजा जाएगा, इनका डाटा नबार्ड को क्वार्टरली स्टेटमेंट में भेजा जाएगा और इसे नबार्ड के इंश्योर पोर्टल पर, नबार्ड के इंश्योर पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। आइए इसको छोड़ दीजिए। रिपोर्टिंग टू पुलिस, 3 करोड़ और उससे ऊपर के फ्रॉड सीबीआई को रिपोर्ट होंगे, 3 करोड़ से नीचे के फ्रॉड स्टेट पुलिस को रिपोर्ट होंगे, 3 करोड़ से नीचे के फ्रॉड स्टेट पुलिस को रिपोर्ट होंगे, 3 करोड़ और उससे ऊपर के फ्रॉड सीबीआई को रिपोर्ट। जहां तक सीबीआई का सवाल है, अगर फ्रॉड 3 करोड़ से 25 करोड़ तक है, अगर फ्रॉड 3 करोड़ से 25 करोड़ तक है और स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट है, स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट है, तो एंटी करप्शन ब्रांच को रिपोर्ट करेंगे, एंटी करप्शन ब्रांच को रिपोर्ट करेंगे। और अगर स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट नहीं, और अगर स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट नहीं तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को रिपोर्ट करेंगे, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को रिपोर्ट करेंगे, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को रिपोर्ट करेंगे, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को रिपोर्ट करेंगे। और ये जरूर लिखिएगा, अगर फ्रॉड 25 करोड़ से ऊपर है और 50 करोड़ तक है, अगर फ्रॉड 25 करोड़ से ऊपर है और 50 करोड़ तक है, तो इसकी रिपोर्टिंग सीबीआई की बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल को की जाएगी, सीबीआई की बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल को की जाएगी, चाहे स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, चाहे स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, चाहे स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो। एक छोटा काम हो, ये छोड़ दीजिएगा, खास बात नहीं है। कैश शॉर्टेज, अगर कैश 5,000 रुपए तक शॉर्ट होता है तो इससे फ्रॉड नहीं माना जाता, लापरवाही माना जाता है, तो इसे लापरवाही माना जाता है। लेकिन शॉर्टेज 5,000 से ज्यादा है और 10,000 तक है, शॉर्टेज 5,000 से ज्यादा है और 10,000 तक है, तो कैशियर खुद बता दे तो लापरवाही और पकड़ा जावे तो फ्रॉड। कैशियर खुद बता दे तो लापरवाही, पकड़ा जावे तो फ्रॉड।
और अगर 10,000 से ऊपर की कैश शॉर्टेज हो तो फिर फ्रॉड है। 10,000 से ऊपर कैश शॉर्टेज हो तो फ्रॉड है। यहां तक मेरे साथियों में मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ पे रुका हुआ हूं। क्लास को चलते लगभग 1 घंटे से 1.25 घंटे से ऊपर हो चुका है। भाई चैट में एक बात बता दे, मेरे को जरा सा हिंट दे दे, क्या हम ठीक चल रहे हैं या कुछ बदलाव की आवश्यकता है? क्योंकि समय कम है तो मैं आपका इंटरेक्शन कम कर रहा हूं। मैंने शुरू के 15 मिनट में आपका इंटरेक्शन कर लिया, उसके बाद मैं क्लास को खुद पढ़ा रहा हूं, बजाय कि मैं आपसे पूछ पूछ के टाइम जरा लगाऊं। मेरे हिसाब से कवरेज कब रह जाएगी हमारी, ये कारण है भाई। तो कोई अगर आपका सुझाव है तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं चालू रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों, चलिए भाई, अच्छी बात है मेरे साथी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए मेरे साथी। 10 क्वेश्चन 100% है, आप चिंता मत करना, चिंता मत करना। मैंने वही कर देने कि 10 नहीं, जब तक ये क्लास खत्म होगी तो 20 सवाल आ जाने चाहिए भाई साहब, तभी तो मजा आया क्लास का। नहीं तो क्या मजा आया क्लास का, आ जाएगा। मेरे एक साथी ने सवाल पूछा, भाई एक साथी ने कहा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम को जरूर बताइएगा सर, बहुत कंफ्यूजन है। भाई मैं एक साथी हमारे बैठे हैं, भाई प्रायोरिटी सेक्टर में तो कवर हो गया होगा ना, या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम कवर नहीं हुई थी भाई? और प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट के क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा, कर देंगे भाई। डीआईसीजी का क्लेम कितने दिन में होता है, तीनों बातें बता देते हैं। 2 मिनट का समय मेरे को दीजिएगा, स्कीम की पूरी डिटेल तो बाद में बात करेंगे। मेरे 2 मिनट आगे मैं बढ़ने से पहले ही बता दूं, लिखिएगा, एक बात लिखिएगा भाई, अगर एक बैंक फेल हो जाता है, अगर एक बैंक फेल हो जाता है तो सरकार लिक्विडेटर की नियुक्ति करती है, सरकार किसी अधिकारी की नियुक्ति करती है, और जिस दिन डीआईसीजी से क्लेम किया जाता है, जिस दिन डीआईसीजी से क्लेम किया जाता है, उसके 2 महीने में उनको भुगतान करना है, उसके 2 महीने में उनको भुगतान करना है। और मैं जनरल बैंकिंग में आगे बढ़ने से पहले एक 2 मिनट आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूं, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। प्रायोरिटी सेक्टर की थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूं, पढ़ तो आप चुके हैं। क्रॉप लोन में कोलेटरल सिक्योरिटी कहां तक नहीं लेते, जल्दी से बता दीजिएगा, फटाफट जल्दी करना है, दे देना। क्रॉप लोन में कोलेटरल सिक्योरिटी कहां तक नहीं लेते? हाँ, 1,60,000 तक नहीं लेते, बहुत बढ़िया। और मुझे बता दीजिएगा कि भाई साहब अपना क्या कहते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज में कोलेटरल कहां तक नहीं लेते? माइक्रो और स्मॉल में कोलेटरल कहां तक नहीं लेते? माइक्रो और स्मॉल में कोलेटरल कहां तक नहीं लेते? 10 लाख तक नहीं लेते, 10 लाख तक नहीं लेते। पीएमजीपी में कोलेटरल कहां तक नहीं लेते? पीएमजीपी में कोलेटरल कहां तक नहीं लेते? कहां तक नहीं लेते? 10 लाख तक। एनयूएलएम सीआरजीबी में 2 करोड़ तक कोलेटरल नहीं लेते। नहीं, मैं बताऊंगा, 2 करोड़, 2 मैं बताऊंगा भाई, मैं बताऊंगा। देखो मेरे साथ ध्यान दीजिए, ध्यान। अगर प्लेन सवाल आता है, प्लेन वनीला सवाल आता है, तो जवाब इसका 10 लाख ही दे के आना है। तो 2 करोड़ तक इसलिए नहीं लेते अगर आपने कवर सीजीटीएमएससी का ले रखा है। अगर आपका एग्जामिनर ये लिखे सीजीटीएमएससी कवर ले रखा हो
तो कोलेटरल कहां तक नहीं लेते, तो 2 करोड़ जवाब। और अगर सीजीटी एमएससी की चर्चा ना करें क्वेश्चन में तो आप लिखेंगे 10 लाख। मैं एग्जामिनर रहा हुआ हूं, मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं। मेरे साथ बहुत सारे फायदे मेरी जिंदगी में ऐसे हैं। मैं एमबीए लेवल पे पेपर सेटर रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेपर सेटर रहा हूं। एमबीए लेवल पे, एमबीए लेवल पे मैंने पेपर सेट किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आईएमआई के पेपर सेट किए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के, मैंने कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के पेपर सेट किए हैं एग्जाम में। तो इससे मुझे बहुत सारी बातें बहुत पता है कि एग्जामिनर क्या सोचता है पेपर सेट करते समय। ये बात ध्यान रखिएगा भाई। आइएगा नेक्स्ट मूव करेंगे मेरे साथ। मैं अभी बताता हूं और सुन लीजिएगा ध्यान से, थोड़ी सी बातें मुझे करने दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। एनआरएलएम में कोलेटरल कहां तक नहीं लेते, एनआरएलएम में कोलेटरल कहां तक नहीं लेते। मेरे एक साथी ने सवाल पूछ रखा, उसका जवाब मैं दूंगा अभी। 20 लाख तक नहीं लेते भाई साहब, 20 लाख तक नहीं लेते, 20 लाख तक कोलेटरल नहीं लेते। आगे बढ़ जाइएगा। वीमेन बेनिफिशियरी का टारगेट कितना है, एनबीसी का कितना प्रतिशत आपको महिलाओं को लोन देना होगा। वीमेन बेनिफिशियरी का टारगेट कितना है, वीमेन बेनिफिशियरी 5% है मेरे साथ। एनआरएलएम में नहीं पूछ रहा हूं भाई, ना ना, प्राइवेट सेक्टर के टारगेट कर रहा हूं, स्कीमों की बात नहीं कर रहा हूं। 2 मिनट का समय दीजिएगा, साधारण टारगेट। आरआरबी में प्राइवेट सेक्टर का टारगेट कितना है, 1 मिनट लगेगा। आरआरबी में प्राइवेट सेक्टर का टारगेट कितना है, सबको तो याद है यहाँ है। क्या बात है, 75% लिखा सबने, एक भी गलती नहीं है जी। तो ये और बता दीजिएगा एग्रीकल्चर का कितना है जी, एग्रीकल्चर का कितना है जी, एग्रीकल्चर का कितना है जी, 18% है, 18%, बिल्कुल ठीक है जी। और ये 18% में से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का कितना है जी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का कितना है जी, 10% है जी, 10% है जी, 15 नहीं है जी, 10% है जी। और माइक्रो एंटरप्राइज कितना है जी, माइक्रो एंटरप्राइज बताइएगा कितना है, 7.5% है, 7.5% है। और वीकर सेक्शन का कितना है जी, अभी 15 वाले पे लिख लो, तुम्हें भी दे दिया मौका 15 लिखने का। वीकर सेक्शन का तो कितना है जी, 15% है जी, 15%, 15% है, 15% है। ये तो बात हो गई टारगेट्स के बारे में। एक छोटा सा सवाल और कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर का, और कोई बात नहीं, जनरल बैंकिंग में कराऊंगा भी, मेरे पास पूरा सेशन एक बचा हुआ है, टेंशन मत ले। असली खेल तो है एग्जाम के सवालों की तैयारी। एक सवाल और बताइए मेरे को। एक आदमी को विदेश जा रहा था और हम जब 25 लाख रुपए लोन ले गया एजुकेशन के लिए, तो भाई साहब इसमें से कितना प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, इस 25 लाख में से प्रायोरिटी सेक्टर में कितना आएगा। क्या कह रहे हैं मेरे साथी, बहुत बड़े जवाब दे रहे हैं। नील आएगा, नील। जैसे लोन 20 लाख से ऊपर होगा एजुकेशन का, तो सारा का सारा नॉन प्रायोरिटी सेक्टर तब भाग गया। ये गलतियां हो जाती है परीक्षा में, ध्यान रखें, ध्यान रखेंगे। एग्रो फूड प्रोसेसिंग को कितने तक का लोन देंगे, तो वो एंसिलरी एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर में आएगा। एग्रो फूड प्रोसेसिंग को कितने तक का लोन देंगे, तो एंसिलरी एक्टिविटी में आएगा। 100 करोड़ तक है जवाब, 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, 100 करोड़ का जवाब है, 100 करोड़। हाँ, किसी शहर में कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहें तो कितने रुपए तक का लोन देंगे, तो
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। शहर में लगा रहा है, याद रखना, शहर में लगा रहा है, कितने तक का लोन दोगे तो प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा, 100 करोड़ तक का आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 100 करोड़ तक का आएगा, 50 लाख नहीं भाई, 100 करोड़ तक, 100 करोड़ तक आ जाएगा। अब मकान पे आइए जरा सा। मेट्रो एरिया है, वहां पे हम अधिकतम कितना लोन देंगे तो प्राइवेट सेक्टर में आएगा मकान का? मेट्रो एरिया में अधिकतम कितना लोन देंगे? 35 लाख रुपए, और प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी मैक्सिमम 45 लाख रुपए। लेकिन अगर आप रायपुर में देंगे तो रायपुर में 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है क्या भाई रायपुर की? क्योंकि मेट्रो का मतलब यस सर, मोर देन 10 है, 10 लाख, बट सर सेंसस में नहीं आया होगा सर, है जी। बट 10 लाख सर, 10 लाख प्लस ही है पॉपुलेशन रायपुर। नहीं, 2011 की माननी है भाई, उसके हिसाब से नहीं आएगा सर, अभी 2011 के। 2011 के हिसाब से नहीं आएगा तो जी भाई जी साहब सर। आप तो 25 लाख ही देंगे तो काम बढ़ेगा। सर 25 लाख तक देंगे तो प्राइवेट सेक्टर में है, और 25 लाख से ऊपर से देंगे तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। अब ये सेंसस कब करवाएंगे भगवान जाने, 2021 में होना चाहिए था भाई। चलिए यार, बहुत अच्छी बात है। एक दो सवाल और बता दे भाई। भाई सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, इसमें साधारणतः 5 करोड़ तक का लोन ही प्राइवेट सेक्टर में आता है। लेकिन एक कैटेगरी है जहां 10 करोड़ का लोन भी प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है, वो कैटेगरी बताइए कौन सी है? मैं तो उलझाता हूं जी, मैं तो सवाल वो करता हूं जी जो परीक्षा वाला हमको हाँ हाँ हाँ, एकदम बढ़िया। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, आयुष्मान भारत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए कितने रुपए तक का लोन दे दें पावर जनरेशन के लिए तो प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, कितना दे दें? कितना दे दें? जल्दी से बोल दीजिएगा, जल्दी से बोल दीजिएगा। 30 करोड़ है पावर जनरेशन के लिए, और इंडिविजुअल हो तो भाई 10 लाख है, इंडिविजुअल हो तो 10 लाख है। तो मेरे साथियों, हमने प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर दी। अब मेरा ख्याल ये है, एक 15 मिनट का मयंक ब्रेक कर लिया जाए, 3:30 बजे का समय है। यस सर। मीटिंग डिसकंटिन्यू करेंगे तुरंत। मैं लोग आप बोल दे बेटा, कोई बोलना चाह रहा है तो तुरंत मीटिंग को लॉग इन कर लीजिएगा, तुरंत कर लीजिएगा। मैं इसको बंद करके मीटिंग को दोबारा लॉग इन कर रहा हूं तुरंत, और कर लीजिएगा। 100 करोड़ का बता दीजिएगा। 100 करोड़ भाई साहब ऐसा है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग में 100 करोड़ तक का लोन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 करोड़ तक का लोन प्राइवेट सेक्टर में आएगा। और स्टार्टअप को लोन, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एमएसएमई हो या अदर्स हो, 50 करोड़ तक का लोन प्राइवेट सेक्टर में आएगा स्टार्टअप। 1 मिनट 2 मिनट और रुक जाए भाई, जरा ब्रेक से पहले कोई साथी सवाल पूछ रहे हैं, जरा एक बार देख लो उनको क्या पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। एजुकेशन लोन वाला एग्जाम्पल ऐसा है, अगर किसी को 20 करोड़ 20 लाख तक का लोन देंगे एजुकेशन का तो प्राइवेट सेक्टर में, अगर आपने 21 लाख भी दे दिया, 21 लाख भी दे दिया तो फिर गया आपका, फिर गया। मेरे एक साथी ने कहा है, मेरे एक साथी ने कहा कैश विड्रॉल लिमिट है पर आरबीआई, कोई कैश विड्रॉल लिमिट तो है नहीं आरबीआई की। तो मैं मीटिंग बंद कर रहा हूं मेरे साथियों, दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं मीटिंग। 15